वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है गुप्त वंश का प्रशासन, जो एसओएल के सेकंड सेमेस्टर में एक विषय है। इसमें हम पढ़ेंगे कि गुप्त साम्राज्य कितने विभागों में बटा हुआ था और उनका प्रशासन किस प्रकार चलता था। गुप्त साम्राज्य का जो सबसे ऊपरी प्रशासन था उसे केंद्रीय प्रशासन कहते थे, जो पूरे देश को कंट्रोल करता था। फिर केंद्रीय प्रशासन कुछ प्रांतों में बटा हुआ था और प्रांत विषय अर्थात आज की डेट में हम उन्हें जिला बोलते हैं, और जो जिले थे उन्हें वीथी में वो बटे हुए थे, जिन्हें आज की डेट में हम तहसील कहते हैं। और वीथी के अंदर बहुत सारे ग्राम्स आते थे। तो ये पूरे साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य का एक ओवरव्यू है। चलिए हम देखते हैं केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय जो प्रशासन होता था उसका मुखिया राजा होता था। राजा गुप्त शासन का केंद्र बिंदु था और वो बहुत सारी उपाधियां धारण करता था, जैसे महाराजा धीराज, परमेश्वर इत्यादि। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी, और हम देखते हैं कि उस समय ज़्यादातर जो भारत था वो कई वर्गों में बटा हुआ था, जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। ठीक है, तो राजा की सहायता के लिए जो लोग हुआ करते थे वो ज़्यादातर उच्च वर्ग के होते थे, और उनमें कई विभाग उनके पास हुआ करते थे। जो हम बात करते हैं इसके जो मुखिया होता था या जो मंत्री परिषद हुआ करती थी, उसके मुखिया को हम अमात्य बोला करते थे, और इसके अंदर बहुत सारे मंत्री परिषद हुआ करती थी। जैसे कि हम देखते हैं इसमें कुमारमात्य है, जो है एक महासेनापति है, महादंडनायक हैं, महासंधि विग्रहिक हैं, दंडपाशिक हैं, महामंडाधिकृत हैं। ये विभिन्न विभागों के अध्यक्ष हैं। अगर हम प्रांतीय प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन की सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य को अनेक ही प्रांतों में बांटा गया था, और प्रांत को जो है ना देश या भुक्ति कहते थे। और ये जो भुक्ति है उसके शासक को उपरिक्त कहा जाता था, और इसको जो है जो भुक्ति या इसके हैं जो मुखिया होते थे वो आज इनका जो प्रशासन संभालने का जो जिम्मा होता था वो राजकुल के लोगों के पास होता था। अब भुक्ति जो होते थे यानी प्रांत, वो अनेक जिलों में बटे हुए होते थे, और उन्हें जिलों को हम विषय कहते थे। और जो इसका प्रधान अधिकारी होता था वो विषयपति कहलाता था। विषयपति का अपना कार्यालय वगैरह होता था, वहाँ पे बहुत सारे अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाता था। तो ये उसकी सहायता के लिए एक विषय परिषद भी हुआ करती थी। तो ये सब चीज़ें हम जिला प्रशासन के अंतर्गत देखते हैं। विषय परिषद जो हुआ करती थी उसके बहुत सारे सदस्य हुआ करते थे। ये विभिन्न भागों में बटी हुई होती थी, जिसे पहला है जैसे नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी सार्थवाह, प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ, ये इस तरह से ये बटी होती थी। अब इसके बाद आता है स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन दो भागों में बटा हुआ था, एक नगर प्रशासन था तो दूसरा स्थानीय प्रशासन। नगर प्रशासन जो है वो उसमें नगर पालिकाएं हुआ करती थी, और नगर प्रधान को जो है उसे पुरपाल कहा जाता था। तो ये इस तरीके से बटे हुए थे। अब स्थानीय प्रशासन की जब हम बात करेंगे तो ये स्थानीय प्रशासन तहसीलों में बटे हुए थे, और इन्हें वीथी कहा जाता था। तहसील जो होते थे वो पेठ में बटे हुए होते थे, जो एक बड़े गांव का रूप हुआ करता था। ठीक है, और इसकी जो ग्राम जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, और इसका प्रशासन ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता था। जैसे कि आजकल हम अपने पंचायती राज सिस्टम में भी इस चीज़ की हम झलक पाते हैं। ग्राम का जो प्रमुख होता था उसे हम ग्रामपति कहा जाता था। तो ये यह मॉडल हमने आज के आधुनिक पंचायती राज सिस्टम में इस मॉडल को अडॉप्ट किया हुआ है। अगर जब हम न्याय प्रशासन की हम बात करते हैं तो गुप्त काल में नारद स्मृति,
बृहस्पति स्मृति, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ जो विशेष बात है न्याय प्रशासन की वो ये है कि पहली बार हम ये देखते हैं कि फौजदारी कानून, दीवानी कानून ये अलग अलग है और व्यवसायियों के अपने अलग से न्यायालय होते थे जो अपने विवादों का निपटान करते थे। तो इस तरह की हमें व्यवस्था देखने को मिलती है। वहाँ पे सैनिक प्रशासन भी हुआ करता था और सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे महाबलाधिकृत कहा जाता था। उस समय हाथियों की सेना, घोड़ों की सेना और पैदल सेना ये सब हुआ करती थी। तो इस प्रकार ये सैनिक का प्रशासन वहाँ पर चलता था। अब आपको एक सवाल का जवाब देना है कि गुप्त शासक वंश में भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।